हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाऊंगी एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब जहां पर भी थोड़ा बहुत लिखने की चीज आ जाती है, खुद से सोच कर कुछ करना पड़ जाता है, तो बच्चे मुझे लगता है ऑटोमेटिकली ही डर जाते हैं। अभी लेटर राइटिंग वगैरह में क्या है, हम आपको एक फिक्स्ड फॉर्मेट बता देते हैं, हम कुछ फिक्स्ड लाइंस भी बता देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ईजी आप लोगों के लिए हो जाता है। उसमें आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, तो इसके अंदर आपको पूरा खुद से ही लिखना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको हिंट्स दिए हुए होते हैं, आपको एक पूरा डेटा दिया हुआ होता है और आपको उसको पूरा लिखना होता है, खुद से लिखना होता है। तो कई बच्चों का तो बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें चला जाता है। बहुत सारे बच्चों का देखा है कि वो जब लिखते हैं तो उनका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि मैम हम इसको स्टार्ट कैसे करें, इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, कैसे हमें इसमें पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आज से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स में मतलब पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चंस के जरिए जानेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जब भी हमें कोई एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है तब। ठीक है, सो फटाफट से आप सभी बच्चे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसका रीजन ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही बेटर हमें समझ में आएगा। ठीक है, आपको कोई एक फॉर्मेट बता दिया, एक क्वेश्चन बता दिया, इससे आप अच्छा एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और खुद से भी लिख कर देखना पड़ेगा अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बारी है एनालिटिकल पैराग्राफ की। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो MVSAT है, दैट इज मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो है 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को ये होने वाला है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पे। 30th ऑफ सितंबर इसका लास्ट डेट है। अभी तक अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है, जाइए रजिस्टर कर लीजिए। पूरा 1-1.5 महीना हो गया हम लोगों को आपको ये बताते हुए कि एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बाकी लोगों से कहीं ना कहीं 2 कदम आगे ले जाएगी। आपका भी फायदा है, आपके पेरेंट्स का भी फायदा है, क्योंकि आपको वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है, आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिल सकता है, आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ 1-on-1 काउंसलिंग मिल सकता है। तो हमारी जर्नी में अगर हमें सही गाइडेंस मिल जाता है ना बच्चों, तो आधा काम हमारा वैसे ही ठीक हो जाता है कि हमें कोई बता दे कि ये चीज तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो और अब इसको सुधार लो। तो ये सब चीजें हम आपको दे रहे हैं और वो भी बिल्कुल आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आप अपना रैंक भी जान पाओगे। जो 2.5 से 3 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अब जो है यार टाइम बदल चुका है। अब वैसी चीजें नहीं है कि अगर आप बेसिक नॉर्मल जैसा पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलेगा, या आज से पहले है ना 7th, 8th, 9th क्लास तक चलता आ रहा था वैसे ही सब कुछ चलेगा। नहीं, अब चीजें बदलेंगी, चीजें मुश्किल भी होंगी, बट आपके ऊपर है कि आपका अप्रोच जो है वो भी साथ साथ बदलना चाहिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके फ्री है, बिल्कुल आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का MVSAT का बात। और अब आप सभी के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ। अभी ध्यान से देखना, क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। यहां पर देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। The effects of technology on education have been profound and multifaceted, influencing both teaching and learning in various ways. The data below shows the rising enrollment in online courses over the years. Analyze the data and write an analytical paragraph in about 120 words. कितने वर्ड्स में बोला है? 120 वर्ड्स में बोला है आपको लिखने के लिए। ठीक है, अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग। किसके बारे में लिखना है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने टीचिंग को एकदम बदल दिया है ना, और एंड लर्निंग बाय शिफ्टिंग फ्रॉम क्लासरूम टू डिजिटल डिवाइसेस, कि क्लासरूम से अब चीजें जो है डिजिटल डिवाइसेस पे बदल गई है। अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, फोन पे देख रहे हो, क्या हम लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ था? नहीं था। आपके मम्मी पापा के टाइम पे था? नहीं था। उनके मम्मी पापा के टाइम पे था? बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो धीरे धीरे जैसे बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उसका हमें फायदा भी बहुत होता है। और अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। कोई एक अमेरिका का टीचर है, वो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, आप इंडिया में बैठ के उससे पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको पता है कि यार मुझे कोई भी इंडिया में बड़े से बड़े टीचर्स हैं,
है ना, वो अगर कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, हर्ष प्रियम सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप कहीं पर भी बैठे हुए हो, आप हर्ष प्रियम सर से पढ़ सकते हो इजीली, आप किशोर सर से पढ़ सकते हो इजीली, आप अस्मिता मैम से पढ़ सकते हो। और अस्मिता मैम से मुझे याद आया कि वी सीबीएसई साउथ करके अस्मिता मैम का एक न्यू चैनल है, आप जाइए अभी अभी सर्च करके उस चैनल को फॉलो कीजिए फॉर अमेजिंग अमेजिंग एग्जाम स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग आपको वहां पर मिलेगा। तो वी सीबीएसई साउथ अगर आप डालोगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, नया चैनल है और बहुत ही मजेदार चैनल है। अब बारी आ जाती है डिस्कस बेनिफिट्स सच एज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस लाइक डिजिटल डिवाइड। तो अब हमें उसके बेनिफिट्स भी बताने हैं, ठीक है, सच एज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड चैलेंजेस भी बताने हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड। तो दोनों ही चीजें हमें लेकर चलनी है। अब पहला हमारा फोकस क्या है, हमें बोला कि यार 120 वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चा पूछता है मैम कितनी लाइंस में मुझे एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। मैंने हमेशा बच्चों को बताया कि अगर आपको एक आइडिया नहीं लग रहा है कि मेरा, आप अपना ये देख लो, हम एक अंदाजा लगाकर चलते हैं कि एक लाइन के अंदर हम 10 वर्ड्स लिखते हैं, तो अगर 120 वर्ड्स में हमें दिया है तो हमें कम से कम 12 to 14 लाइंस के अंदर इसको लिखना होगा। इतना तो हमें मिनिमम लिखना ही होगा, ठीक है। अब आपकी हैंडराइटिंग पे भी डिपेंड करता है, कई बच्चे बहुत ज्यादा छोटा लिखते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हैं, तो दैट इज टोटली अप टू यू। बट एक अगर हम नॉर्मल बात करें तो हाँ ठीक है, 12 से 14 लाइंस जो हैं वो काफी हैं, जिसके अंदर आप एक 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन इजीली लिख सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं, हमें डेटा क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल हमें डेटा दिया है कि ईयर 2017 में टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स जो थे वो 26 मिलियन थे, इन मिलियंस दिया हुआ है। देन 2018 में ये 43 हो गए, 2019 में ये 59 हो गया, 2020 में ये 76 हो गया, 2021 में ये 143 हो गया एंड 2020 के अंदर ये 189 मिलियन हो गया। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त डेटा है कि जिस तरीके से एनरोलमेंट जो है वो इतना भयंकर तरीके से बढ़ा है 2017 से लेके 2022 तक। अब कोई भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ होता है ना, आपको जो भी चीज दिया हुआ है आपको वो उठाकर लिखना है ना, आपको जो भी डेटा दिया हुआ है आपको वो डेटा बताना है। ये सारा चीज अगर किसी को, मान लीजिए कोई ये डेटा ना देखकर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ता है तो उसको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी चीज, मैम हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं जब भी हमें कोई भी एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट स्टेप जो आप लोगों का होना चाहिए वो ये कि आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो किस चीज के बारे में है, ठीक है। जैसे हमारा ये जो पैराग्राफ है वो है टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द वे वी लर्न, मूविंग लेसन्स फ्रॉम क्लासरूम्स टू कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स, है या नहीं है? ये हमारा फर्स्ट लाइन होना चाहिए, विच इज इंट्रोडक्शन, जो हमने क्वेश्चन अभी देखा कि भाई हमने बता दिया, यहां पर क्वेश्चन में भी हमें दिया था कि हमें ये बताना है कि टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड टीचिंग एंड लर्निंग बाय शिफ्टिंग फ्रॉम क्लासरूम्स टू डिजिटल डिवाइसेस। इसी लाइन को उठाकर थोड़ा सा चेंज करके हमने अपना इंट्रोडक्शन बना दिया। जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अब बच्चे सोचे मैम इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ही थोड़ा सा 2-4 वर्ड्स चेंज करके आपको अपना इंट्रोडक्शन इजीली बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें आना है नंबर 2 जो है हमारे डेटा के ऊपर, कि हमें क्या डेटा प्रोवाइड किया गया है, इसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपको डेटा दिया हुआ है सबसे पहले आप बताइए कि क्या दिया हुआ है, कि हमें जो टेबल है वो किस चीज के बारे में दिया हुआ है। हमारा यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में भी दिया था कि भाई हमारा जो टेबल है वो किस चीज के बारे में है। एनालाइज द डेटा and write an analytical paragraph. The data below shows the rising enrollment in online courses over the years. ये वाली लाइन उठाकर आप लिख सकते हो इजीली। डेटा हमारा क्या शो करता है, तो हम वहां पर एक चीज सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें जो एक टेबल दिया हुआ है उस टेबल के अंदर ये चीज बताई हुई है। क्या बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, द राइजिंग एनरोलमेंट इन ऑनलाइन कोर्सेज ओवर द ईयर्स। ये हमको हमारे डेटा में दिया हुआ है, ये हमको हमारी टेबल में शो किया हुआ है, जिसके बारे में हम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आपको पता चल गई कि आपको क्या लिखना है, हाँ या ना। पहली चीज पता चल गई कि किस चीज के बारे में लिख रहे हो, दूसरी चीज पता चल गई जो डेटा दिया हुआ है या टेबल दिया हुआ है वो किस चीज से रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है तो आप लिख दो कि भाई यहां पर ना
एक हमें ग्राफ दिया हुआ है कि भाई 2017 के अंदर कितने एनरोलमेंट्स थे, 2017 से 2022 तक जो है किस तरीके से एनरोलमेंट्स जो हैं वो बढ़े हैं। तो आपको ग्राफ दिया तो आप ग्राफ लिख दो, टेबल दिया तो आप टेबल लिख दो, पाई चार्ट दिया तो पाई चार्ट लिख दो, कुछ भी जो भी चीज दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और वो आपका दूसरा लाइन बन जाएगा। जैसे यहां पर हमने दूसरा लाइन बनाया कि द टेबल शोज दैट ऑनलाइन कोर्स एनरोलमेंट्स हैव ग्रोन फ्रॉम 26 मिलियन इन 2017 टू 189 मिलियन इन 2022। तो ये एंटायर टेबल इस चीज के बारे में है, हाँ या ना? एंटायर टेबल किस चीज के बारे में? इसी के बारे में तो है कि ये टेबल जो है हमें शो करता है कोर्स एनरोलमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम 26 मिलियन इन 2017 टू 189 मिलियन इन 2022। अब जब हमने बता दिया दूसरी चीज कि हमारा डेटा जो है उसमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, किस चीज के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है, क्या चीज दी है, वो आपको सेकंड में लिखनी है। अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब आपको यहां पर डालना है कंपैरिजन, डाल सकते हो आपको जो एज इट इज डेटा दिया है ना कि 2017 में जो डेटा वो आपको एज इट इज चिपकाना है अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में कि भाई 2017 में देखा गया कि जो एनरोलमेंट थे वो 26 मिलियन थे और नेक्स्ट ईयर ही ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बट आपको कंपैरिजंस अब यहां पर डालने पड़ेंगे कि देखो यार, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि 2017 में 26 मिलियन थे और 2018 में ये नंबर जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ऑलमोस्ट डबल मतलब कि लगभग डबल हो गया, पूरा डबल तो नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट लगभग डबल हो गया। और उसके बाद हम देखें तो इस चीज को आपको लिखना होगा कि 2019 के अंदर जो डेटा था वो 59 मिलियन हुआ और 2022 के अंदर 76 मिलियन। बट अगर हम देखें 2022 से 2021 के अंदर तो हमारा डेटा अगेन हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन लास्ट में तो 2022 के अंदर हमारा ये जो एनरोलमेंट है ये 189 तक पहुंच गया। तो हम फिर कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि यार 2017 से लेके अगर 2022 तक देखें तो कितना इंक्रीज हुआ, ये डाल दो आप। ठीक है, आपको ना ये ही चीजें बतानी है कि यार इतना ज्यादा इंक्रीज हम देख सकते हैं कि 5 साल के पीरियड में 2017 से लेकर जो डेटा है वो 189 मिलियन तक पहुंच गया। तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना वो पूरा डेटा एनालाइज करने का ही होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक ग्राफ दिया हुआ है यहां पर, ये तो अभी ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ऐसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और वो ग्राफ ना स्टार्ट हुआ ऐसे 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 करके और फिर वो जो दूसरा ग्राफ दिया हुआ था वो हुआ ऐसे 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 करके, है ना? जब आपको मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ दिया तो इस तरीके से इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर हाईएस्ट और लोएस्ट बता सकते हो कि भाई जो A था और ये जो B था, तो A में हम एक ग्रेजुअल चेंज देखते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है, देन वो नीचे आता है और ऐसे करके वो एक ऊपर की तरफ चला जाता है नंबर कि बढ़ता गया। और यहाँ पे अगर ईयर दिया हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हो कि 2010 में इतना था, 12 में इतना था, और हमने देखा कि 2000 समथिंग जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो 2022 दिया हुआ है, कि हम देख सकते हैं कि A और B जो है वो 2022 में आकर ऑलमोस्ट बराबर थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट उसके बाद क्या हुआ, 2022 के बाद जो A है उसका ग्राफ ऊपर चला गया, बट जो B है उसका ग्राफ ग्रेजुअली नीचे चला गया, है ना? तो आपको हमेशा जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो मेन है, हाईएस्ट आप बता सकते हो कि ये A जो है ये इस पॉइंट पर आकर हाईएस्ट था, ठीक है, सॉरी जो B है वो इस पॉइंट पर आकर हाईएस्ट था, और जो A है वो ऑब्वियसली बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आया समझ में? आया? तो ऐसे आपको बताना है, आपको कंपैरिजन बताना है, उसके बाद आपको हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है, ठीक है, कि कहां पर हाईएस्ट था, कहां पर लोएस्ट था, ठीक है, कहां पर सेम था, ये सब चीजें देन आपको लिखनी ही लिखनी है। तो इसीलिए कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिखने चलते हो उससे पहले आपको रफ पेज पर ये सारा डेटा एक साथ लिख लेना है और फिर उसको सेंटेंस बनाना है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है।
अब हम एक बार ना क्वेश्चन के जरिए अगर देखोगे, देखो द राइज वॉज स्लो एट फर्स्ट, स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर हमने नंबर डाला गोइंग फ्रॉम 26 मिलियन इन 2017 टू 59 मिलियन इन 2019, कि 2017 से लेकर और 2019 तक 26 मिलियन से 59 मिलियन ही गया, जो एक धीरे धीरे बढ़ने वाला नंबर था, ठीक है। इट रीच्ड 76 मिलियन इन 2020, फिर हमने बताया कि भाई 76 मिलियन ये 2020 में पहुंच गया, बट द बिगेस्ट जंप वाज इन 2021, लेकिन जो सबसे बड़ा जंप था वो कब हुआ, वो 2021 में हुआ कि 76 से बिल्कुल एकदम 143 पहुंच गया, तो आपने ये चीज लिख दी ऑलमोस्ट डबलिंग टू 143 मिलियन, ठीक है। आफ्टर दैट बाय 2022, उसके बाद अगर हम 2022 में देखें, इट रीच्ड 189 मिलियन विच इज मोर देन 7 टाइम्स। अब देखो ये चीज आपने यहां पर निकाल ली कि वो लगभग 7 गुना ज्यादा है 2017 के कंपैरिजन में। बताया था ना कि हाईएस्ट हम लोगों को बताना है, कंपेयर करके बताना है, तो हमने ऐसे कंपेयर किया। दिस ग्रोथ शोज द बेनिफिट्स ऑफ इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो अब इतने पार्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया बेटे, इतने पार्ट के अंदर जो भी हमें टेबल में डेटा दिया हुआ था वो हमने एज इट इज डाल दिया, कंपेयर करके हाईएस्ट, लोएस्ट, सेम, डबल, जो हमें बताना था वो करके। और अब हम इसी चीज को लिखेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये क्या दर्शाती है ना, ये जो ग्रोथ है ये क्या दर्शाती है, द ग्रोथ शोज द बेनिफिट्स ऑफ इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये ग्रोथ हमें शो करती है कि इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर, है ना। सो हाउएवर मेनी स्टूडेंट्स स्टिल लैक गुड इंटरनेट और डिवाइसेस, क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। दैट्स इट। एक तरीके से कंक्लूजन हो गया ये पूरे का कि इससे, इस वाले से हमें को क्या पता चलता है ना। तो ये आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंक्लूड कर दिया कि यार हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली अगर ऐसे देखा है तो इजी एक्सेस तो हुआ ही है इंफॉर्मेशन का, लर्निंग का बच्चों तक, बट हम ये भी देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टिल लैक, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी भी अच्छा इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। सिंपल, कुछ भी नहीं। कोई ऐसा वर्ड इस पूरे के अंदर जिसका मीनिंग तुमको नहीं पता हो, कोई ऐसा सेंटेंस जो तुम नहीं बना सकते हो, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, आप इजीली बना सकते हो। और सब कुछ पास्ट में दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना कि कौन से टेंस का यूज कर रखा है। देखो हैज चेंज्ड, बदल गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं, कोई भी एक्शन जो हो गया बट उसका रेलेवेंस अभी भी प्रेजेंट में है। हैज चेंज्ड, इट रीच्ड, वो पहुंच गया, पास्ट के अंदर बात करी हुई है ना। तो पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ज्यादातर आप इसको बनाते हैं, ठीक है। यस, इसके अंदर आपको अपने कोई एज सच विचार नहीं डालने होते हैं, जो आपको दिया हुआ है वो ही आपको लिखना होता है, ठीक है। आपके खुद की कोई ऐसी ओपिनियन वगैरह इसके अंदर नहीं ऐड करनी होती है। सिंपल जो दिया हुआ है उससे आपने क्या समझा वो ऐड करना होता है, क्या सही है क्या गलत है वो सब चीजें आपको यहां पर नहीं लिखनी होती, ठीक है। तो ये एक चीज है किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में। अगर मुझे बताइए एक बार कमेंट करके कि क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, कितना इजी था। और ये प्रीवियस ईयर पेपर का 2025 का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ था, सिंपल सा एक टेबल था जिसके अंदर से हमने ये डेटा निकाल लिया। अब ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ठीक है, और हम उसके जरिए अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें डेटा को अपने पैराग्राफ के अंदर डालना है। और आप डेटा को अपने पैराग्राफ के अंदर तभी डाल पाओगे जब आप पहले, ध्यान रखना बेटा, अगर आपने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया ना तो आप कभी भी अच्छा एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं लिख पाओगे। आपको जो डेटा दिया है आप रफ पेज पे जाओ, आंसर शीट के पीछे लिखो कि भाई ये लिखूंगा, ये यहां पर लो है, ये यहां पर हाई है, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये ऑलमोस्ट 7 टाइम हो गया है, जो हाईएस्ट था वो इस ईयर में था, जो लोएस्ट था वो इस ईयर में था। ये लिखो, पहले ही लिखो, ताकि जब सेंटेंस बना रहे हो, ताकि जब लिख रहे हो तो डेटा में भी गलती नहीं हो रही है और जल्दी लिखा जाएगा। अदरवाइज लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ आप नहीं लिख पाओगे, एक हार्मनी नहीं लगेगा आपके एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? वेरी नाइस। अब आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, The reintroduction of cheetah in India has excited the people because it is a step forward in the strategy to conserve threatened species and restore ecosystem functions.
सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो री इंट्रोडक्शन था चीता का भारत के अंदर हैज एक्साइटेड द पीपल, तो लोग उससे बहुत ज्यादा खुश हुए बिकॉज इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन द स्ट्रैटेजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज, कि भाई जो भी ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं उनके लिए हमने ये एक स्टेप उठाया है एंड हम अपना इकोसिस्टम जो है उसके फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ 3 बातें दी हैं। नंबर 1, रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन दे दिया हमें। क्या था रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन? हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, डिमिनिशिंग हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये सब हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या किसी तरीके का कोई टेबल है? नहीं है, सिर्फ हमें ये 3 चीजें दी हैं जिसके बेसिस पर हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। उसके बाद है strategies to conserve wildlife, mapping water bodies, conserving suitable habitat, government support and strict laws। ये सब पॉइंट्स आपको कवर करते हुए लिख रहे हैं बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, की ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 वर्ड्स के अंदर एक पैराग्राफ लिखिए एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया। क्या एनालाइज करते हुए? क्या एनालाइज करते हुए बेटा? स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया। ठीक है, कि थ्रेटेंड स्पीशीज का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, ये हमको लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगेन हम अपना क्वेश्चन में से ही उठा लेंगे, जैसे द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया हैज क्रिएटेड एक्साइटमेंट। तो देखो यहाँ पर हैज एक्साइटेड द पीपल की जगह हमने लिख दिया हैज क्रिएटेड एक्साइटमेंट as it is an important step to protect the threatened species and restore balance in nature। कुछ भी आपको नहीं करना था, वो ही चीज को आपने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है ना। यहां पर लिखा था बिकॉज इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन दी स्ट्रैटेजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीशीज, और आपने अपने उसमें लिख दिया कि स्ट्रैटेजी की जगह आपने लिख दिया, स्टेप फॉरवर्ड की जगह आपने लिख दिया इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। हम आपको क्या बोलते हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। आपको जो भी चीजें दी हुई है उसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, सिनोनिम्स ऐड कर दो, किस तरीके से उसी फ्रेज को बना के लिख सकते हो। वही सेम आपको 3 लाइंस तो ऐसा का ऐसा मिल गया ना, अपने क्वेश्चन से ही मिल गया, खुद से तो नहीं करना पड़ा, मिल गया ना। तो अब इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट द थ्रेटेंड स्पीशीज एंड रिस्टोर बैलेंस इन नेचर, ये हमें यही दिया था। एंड रिस्टोर इकोसिस्टम फंक्शन को क्या हमने लिख दिया? बैलेंस इन नेचर। एज सिंपल एज दैट। कुछ भी आपको ऐसा नहीं था जो इसके अंदर आप चेंज करके नहीं लिख सकते। इकोसिस्टम को फंक्शन को आपने लिख दिया बैलेंस इन नेचर। बताओ, यही चीज है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। बस ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना दिमाग लगाते हो। जो ये एक एवरेज स्टूडेंट और एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क होता है उनकी स्ट्रैटेजीज में, फर्क होता है द वे दे अप्रोच अ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है? आपका होता है कि आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हो विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग, एंड देन यू गेट कंफ्यूज्ड, मैं क्या लिखूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैम मुझसे सेंटेंस नहीं बनते हैं। बट एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना, उसको पता है कि यार मैंने इसको पढ़ लिया, अच्छा ये लिखना है, मैं एक बार रफ पेज पे जाके देख लेता हूं, और उसको ये स्ट्रैटेजीज पता है कि मुझे स्टार्टिंग का पार्ट तो यहीं से मिल जाएगा, फिर मुझे इन तीनों को सिर्फ अपने सेंटेंसेस में उतारना है, सिर्फ मुझे अपने सेंटेंसेस में उतारना है। एक एक लाइन मुझे हर एक चीज से बनानी है, इजीली हो जाएगा। देखो कैसे होगा। इन इंडिया मैनी स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। अब भारत के अंदर बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, एंडेंजर्ड है, ड्यू टू हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। तीनों चीजें आपने मेंशन कर दी। ये रीजन है, यहां पर था रीजंस ऑफ एक्सटिंक्शन, तो आपने डाल दिया कि भाई रीजंस ऑफ, क्योंकि ये इंडिया का ही स्टेटस है ना, तो हमने डाला कि यार भारत के अंदर बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, वो थ्रेटेंड है, ठीक है, एंड हंटिंग, पोचिंग और इलीगल एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट वाले पे हम लिख देंगे ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये हमने यहां डाल दिया कि डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड देयर नेचुरल हैबिटेट, कि डिफॉरेस्टेशन ने उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म कर दिया है, पेड़ काट दिए, उनको रहने की जगह नहीं है, मर जाते हैं। While climate change and the growing human population have made the situation worse, यही चीज हमें दिया हुआ था कि increase in human population and climate change, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ोतरी की वजह से ये जो चीज है ये और बद से ज्यादा बदतर हो गई है। अब आगे क्या लिखेंगे? स्ट्रैटेजीज, है ना। तो अब देखो, टू प्रोटेक्ट,
वाइल्ड लाइफ स्टेप्स लाइक, अब स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, स्टेप्स होते हैं. सो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्टेप्स लाइक मैपिंग वाटर बॉडीज, कंजर्विंग सूटेबल हैबिटेट्स, सब कुछ यहां से लिखना है. कंजर्विंग सूटेबल हैबिटेट, गवर्नमेंट सपोर्ट, स्ट्रिक्ट लॉज. तुम्हें इन चीजों को सिर्फ सेंटेंसेस में डालकर लिखना है, इतना तो कर सकते हो. इससे बड़ी कुछ है ही नहीं एनालिटिकल पैराग्राफ में बात, बहुत इजी है ये, ठीक है ना. एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट आर असेंशियल, इज असेंशियल. strict laws against hunting and poaching can help these animals survive. अब हम क्या बता रहे हैं, ये वाली चीज कि strict laws जो हैं वो मदद कर सकते हैं ये hunting, poaching और illegal trade जैसी चीजों को खत्म करने में. The Cheetah project is a good example of how proper planning, और ये जो चीता प्रोजेक्ट है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे प्रॉपर प्लानिंग और केयर की वजह से कैन हेल्प रिवाइव द थ्रेटेंड स्पीशीज एंड इंप्रूव द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम. यही चीज लिखी है कि ये जो चीता प्रोजेक्ट है इसकी वजह से कैसे ये चीज इंप्रूव हुई. दैट्स इट, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी है ही नहीं, हम लोग बस समझते नहीं है. बहुत ईजी है ये सब चीजें लिखना, बट हम लोगों को अक्ल नहीं है बस, क्योंकि हमने लिख कर नहीं देखा. अब जैसे मैंने आज की क्लास में आपको ये करवा दिया, अब अगर एक बार आपने आज की क्लास खत्म होने के बाद इसको देख भी लिया ना, जाके इसको एक बार देख लिया कि मैम ने मुझे ये बताया था, एंड देन प्लीज कॉपी बंद करके आप उसको लिखिए. वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ही स्टेप है जो हम अक्सर मिस कर देते हैं और हम एक अच्छा आंसर अपनी एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाते. सो आई रियली डोंट वांट दैट थिंग. ठीक है, यहां तक का समझ में आया? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम ये तो बहुत इजी था, हमको समझ में आ गया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी बोलो भाई, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं. ठीक है, अब क्या कहते हैं, नेचुरल फूड typically refers to food that has not been processed or preserved in any significant way before it is consumed, while ultra processed food refers to food items that have been altered from their natural state through various methods. Given below is a table that differentiates between natural and processed food. Study the description given and write an analytical paragraph in about 120 words drawing a comparison between the two. तो उसने बोला है हमें एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है दोनों के बीच में. किसके बीच में, फिर से सुनो कि नेचुरल फूड टिपिकली रेफर्स टू द फूड दैट हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड. नेचुरल फूड क्या होता है, ये वो खाना होता है जो प्रोसेस्ड नहीं होता और प्रिजर्व्ड इन एनी सिग्निफिकेंट वे बिफोर इट इज कंज्यूम्ड, या फिर उसको प्रिजर्व नहीं किया गया है किसी भी तरीके से कंज्यूम करने से पहले, वो होता है नेचुरल फूड. While ultra processed food refers to items that have been altered. वहीं पर जो ultra processed food है वो items होते हैं जो क्या किए जाते हैं, उनमें changes किए जाते हैं उनके natural state से through various methods, अलग अलग methods से, जिसकी वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रह सके, है ना. जैसे आपने कोई भी एक चीज तोड़ा और अगर उसको आपको डायरेक्ट जाके आप फ्रोज कर देते हो ना, तो उसके सारे के सारे जो क्वालिटीज हैं वो प्रिजर्व रहती है. ठीक है, गिवन बिलो इज अ टेबल दैट डिफरेंशिएट्स. अभी नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंशिएट किया गया है नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड को. किसको, नेचुरल और प्रोसेस्ड फूड को. स्टडी द डिस्क्रिप्शन गिवन एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स. तो अभी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है अबाउट 120, लगभग 120 शब्दों में, ड्रॉइंग अ कंपैरिजन बिटवीन द टू, जिसके अंदर आप कंपैरिजन जो है ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो आइए देखो क्या है हमें टेबल. नेचुरल फूड के अंदर क्या होता है, हाई फाइबर, प्रोसेस्ड में हाई शुगर, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, अनहेल्दी न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट्स, लो सोडियम, हाई सोडियम, रेगुलेट्स ब्लड शुगर एंड प्रेशर, can cause health problems, supports overall well-being, often addictive and less healthy, close to original form, altered from normal state. ठीक है, बेसिकली इससे एक बहुत अच्छी चीज सीखने के लिए है कि हम लोगों को जितना हो सके नेचुरल खाना ही खाना चाहिए, बिकॉज ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना, ये जेन्युइनली एडिक्टिव होते हैं. जैसे हम कोई भी एक चिप्स का पैकेट खाते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि एक चिप्स खाकर रह जाएंगे, हम वो मतलब
एकदम बिंज ईटिंग करते हैं एकदम, है ना, कि खाते हैं तो ऐसा लगता है खत्म ही करेंगे उस पैकेट को, उससे पहले हम नहीं रुक पाते। सो दैट इज द थिंग कि वो एडिक्टिव होता है बहुत ज्यादा, है ना। आइए देखते हैं अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे जो हमें दिया हुआ है कि नेचुरल फूड इज फूड दैट स्टेज क्लोज टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ये हमें यहां दिया हुआ था। Natural food typically refers to food that has not been processed or preserved in any significant way. इसको ही हम चेंज करके लिख रहे हैं यहाँ पर कि natural food is food that stays close to its original form. क्या है natural food? वो food जो अपने original form में ही रहता है and is full of health benefits, और ये health benefits से भरा हुआ होता है. It contains high fiber. अब हमने start कर दिया कि हमें natural food के बारे में क्या क्या बताया हुआ था कि इट कंटेन्स हाई फाइबर, ये रहा हाई फाइबर, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, ये रहा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स, लिख दिया। इट इज लो इन सोडियम, हमने फिर से यहां से उठाया कि भाई सोडियम में लो सोडियम होता है, ठीक है। एंड हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर, बट रेगुलेट्स ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर, अगली लाइन लिख दी। कीपिंग द बॉडी फिट, ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि भाई आपकी बॉडी जो है अगर आप ये खाते हो तो फिट रहती है। इट कंट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट, वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, प्रोसेस्ड फूड इज ऑफन हाई इन शुगर। जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो अक्सर शुगर में भी हाई होता है, ये रहा। अनहेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, तो हम लिखेंगे हाई इन शुगर, अनहेल्दी फैट्स एंड सोडियम। वाइल इट मे बी टेस्टी, हो सकता है कि ये टेस्टी है, रेडी टू ईट है एंड अडिक्टिव है। अडिक्टिव बोला था ना। इट प्रोवाइड्स फ्यूअर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स एंड कैन हार्म हेल्थ इन लॉन्ग रन। इसके अंदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा कम होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकता है। लिख दिया अगेन हमने। नेचुरल फूड सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग whereas processed food can lead to health problem if eaten often. This shows that choosing natural food over processed food is better for a healthy lifestyle. और ये दर्शाता है कि अगर हम नेचुरल फूड जो है खाएं, है ना, उसके कंपैरिजन में, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल के लिए अच्छा होगा और ये एक ऑब्वियसली बेटर चॉइस है, एक हेल्दी चॉइस है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस मैम अब पल्ले पड़ने लगी है हमें धीरे धीरे करके बात, आप आगे पढ़ाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोशल मीडिया हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेस and influences our thinking in both positive and negative ways। कि सोशल मीडिया जो है उसका एक बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट होता है ऑन आवर थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट प्रोसेस पर, एंड इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग, और ये हमारी थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्यूज एंड यूजिंग योर ओन आइडियाज, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स। तो हमें किस पर लिखना है? इम्पैक्ट सोशल मीडिया का किन पर? टीनेजर्स पर। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या है? कनेक्ट्स पीयर्स। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है? इम्पैक्ट्स सेल्फ एस्टीम, एनकरेजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशन, साइबर बुलिंग, प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, privacy intrusion, helps in community building, distraction and addiction। तो आपने अभी तक जो 3 क्वेश्चंस किए उनसे एक चीज तो समझ में आ गई कि अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखना होता है, जो दिया हुआ है उसको ही आपको जमा के एकदम बस 12-15 लाइन के अंदर लिखना है, इससे ज्यादा तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। और पता है जब आप एग्जाम के अंदर वर्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि अपना टाइम भी क्रॉस कर रहे हो। उस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जामिनर ने जितना टाइम अलॉट किया है उतने ही वर्ड्स वो आपसे मांग रहा है कि यार ये बंदा 120 वर्ड्स को ना इतने मिनट में लिख देगा तो ठीक है। अगर ये क्रॉस करेगा वर्ड लिमिट तो ये टाइम भी क्रॉस करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका पेपर टाइम पर कंप्लीट ना हो पाए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा वर्ड लिमिट को ही फॉलो कीजिए, तभी ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, सोशल स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनके अंदर बच्चों के मार्क्स हमेशा कट जाते हैं, पेपर छूट जाता है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन जो आते थे जब वो छूटते हैं तो उसमें बहुत दर्द, पीड़ा, दुख होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी सोशल मीडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन टीनेजर्स, शेपिंग देयर थॉट्स एंड बिहेवियर इन मेनी वेज। अब यहां से ही उठाकर है कि सोशल मीडिया हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी को हमने लिखा है, देखो लास्टिंग इम्पैक्ट को हमने क्या लिख दिया? स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट।
है ना, कॉपी नहीं किया ना हमने स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल दिया। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी नहीं करना होता, 2-3 वर्ड्स बदल दोगे वो चेंज हो गया, समझ लो। ऑन टीनेजर्स शेपिंग देयर थॉट्स एंड बिहेवियर इन मेनी वेज, क्या करता है, उनका बिहेवियर और उनका थॉट प्रोसेस बदलता है, ठीक है, बिहेवियर बदलता है, शेप करता है बहुत सारे अलग अलग तरीके से। ऑन द पॉजिटिव साइड, अब हम स्टार्टिंग में पॉजिटिव साइड बताते हुए ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। 4 लाइंस हमारी इनसे ही बन जाएंगी, 4 हमारी इनसे बन जाएंगी, बन गया हमारा 10 से 12 लाइन का पैसेज। देखो, ऑन द पॉजिटिव साइड इट हेल्प्स कनेक्ट पीयर्स एंड अलाउज क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कनेक्ट्स पीयर्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशन डाल दिया थ्रू पोस्ट्स, फोटोज एंड वीडियोज, पोस्ट के जरिए, फोटोज के जरिए, वीडियोस के जरिए। ये आपका दिमाग है जो आपने थोड़ा सा लगाया है ना। सो टीनेजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड टेक पार्ट इन कम्युनिटी बिल्डिंग। अभी टीनेजर्स क्या कर सकते हैं, टीनेजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं क्विकली एंड टेक पार्ट इन कम्युनिटी बिल्डिंग विद पीपल हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, ठीक है, जो एक कम्युनिटी होती है हर एक की, है ना, ऐसे लोग एक साथ, मतलब कुछ लोगों को, कुछ फिटनेस वाले लोगों को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फूड का रिलेटेड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को डांस का अच्छा लगता है, तो वो उनकी कम्युनिटी हो गई एक तरीके से। तो उनके जो सिमिलर इंटरेस्ट हैं वो शो करते हैं या शेयर करते हैं, है ना। हाउएवर देयर आर नेगेटिव इफेक्ट्स टू, पर इनके साथ ही कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन कैन लोअर सेल्फ एस्टीम, क्या होता है, आप लगातार कंपैरिजन करते हो जिसकी वजह से आपका लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। एंड सम फेस साइबर बुलिंग और प्रिवेसी इंट्रूजन, और कुछ लोग तो साइबर बुलिंग या प्रिवेसी इंट्रूजन भी फेस करते हैं। सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी अ मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन, और सोशल मीडिया क्या हो सकता है, बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है एडिक्शन का, डिस्ट्रैक्शन का, रिड्यूसिंग फोकस ऑन स्टडीज एंड रियल लाइफ इंटरेक्शंस, जिससे क्या हो सकता है कि आपके रियल लाइफ इंटरेक्शंस जो है वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर व्हाइल सोशल मीडिया ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए जैसे कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको ऑफर करता है, टीनेजर्स शुड यूज इट वाइसली टू एंजॉय इट्स बेनिफिट विदाउट फॉलिंग इनटू हार्मफुल ट्रैप्स। तो इसीलिए जो टीनेजर्स हैं उनको यूज करना चाहिए इसको वाइजली टू एंजॉय इट्स बेनिफिट्स, कि वो इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सके विदाउट फॉलिंग इनटू इट्स हार्मफुल ट्रैप, इसके हार्मफुल ट्रैप्स में फंसने की जगह। जिस भी चीज के कोई मतलब हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए यार, इनसे थोड़ा सा सीखना भी चाहिए कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे इंटरनेट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसके जो हमें फ़ायदे हैं वो हम लें और उसके नुकसान से हम बचें, है ना। कोई भी चीज़ है उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान 100% होते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। अति से अमृत भी जहर हो जाता है। कोई एक चीज़ अगर अमृत भी है बट अगर आप उसका एक्सेस में यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए जहर का काम कर सकती है। अगर बोला है कि कोई एक चीज़ है वो एक चुटकी डालनी होती है, दूध में आप हल्दी डाल के पीजिए बट एक चुटकी बोला जाता है, आप एक चम्मच, अब हल्दी वाला दूध अच्छा है लेकिन एक चुटकी हल्दी वाला, ना कि एक चम्मच। अगर आप एक चम्मच हल्दी डाल दोगे लूज मोशंस हो जाएंगे, आपके लिए नुकसान हो गया ना। वही एक चीज़ है नॉर्मल सी जो ये यहाँ पे समझा रहे हैं और हमने लिख दी। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, कुछ ऐसा जो तुम्हें लगा कि नहीं मैम ये तो बहुत ही मुश्किल था, आपने क्या ही बता दिया, मैं तो लिख नहीं सकता। As a 10th class student, I think you can do better, but there is only one thing which is, which is stopping you from being a topper, is that you are not practicing answer writing, right? आपको अपना पेन कॉपी उठाना है and then start writing. The moment you know do this thing or you adapt this thing, आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. Everything will be a piece of cake for you, like a cake walk, right? तो वो ही एक, मुझे भी पता है कि हम लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करते थे जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता था। मैथ्स में क्यों बोला जाता है, अब आप मैथ्स को ही ले लो, मैथ्स है, मैथ्स को अगर आप सिर्फ बैठ कर पढ़ोगे, है ना, टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आपने देख लिया, आपको देखने में बहुत इजी लग रहा है कि अरे ये तो बहुत इजी था, बट जब आप खुद सॉल्व करने लगे तो आपसे नहीं लगा। यही एक रीजन है, और ये केवल मैथ्स के लिए नहीं है, ये सब सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और मैं बोल रही हूँ अगेन प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं ये जो आए हुए हैं, सो दे आर इजी। आप सिर्फ थोड़ा सा, आज अगर आपने ये 5 भी लिख के देख लेना, आई एम टेलिंग यू एग्जाम में कोई भी आ जाएगा, आप इजीली कर लोगे।
ठीक है, बट अभी लिखकर तो देखना पड़ेगा बेटा, बिना लिखे अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सब कुछ हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसीलिए मैं बिल्कुल तसल्ली से आराम आराम से एक एक चीज आप लोगों को बता रही हूं। कितने बच्चे हैं? 2 3 4, 4 और हैं अभी तो। ठीक है, कितने कर लिए हमने? 1 2 3 4, 4 कर लिए हैं, 4 और हैं। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। यस, ये क्या कहता है? In the past few years, the teaching learning process has taken a leap and gone beyond the 4 walls of the classroom. देखो ये ऑनलाइन वाले पे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अब की बार पूछे जाते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है ना, पढ़ाने का भी और सीखने का भी प्रोसेस जो है, हैज टेकन अ लीप एंड गॉन बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और वो क्लासरूम के परे जा चुका है। टुडे इट हैज बिकम पॉसिबल टू लर्न नॉट जस्ट बाय सिटिंग इन अ फिजिकल क्लासरूम। और आजकल ये जो है पॉसिबल हो गया है कि आप कहीं से भी बैठकर कुछ भी सीख सकते हो, बट फ्रॉम एनीवेयर। सो गिवन बिलो इज अ चार्ट। अब आपको क्या दिया है? चार्ट दिया है डिपिक्टिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ई लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग, जो आपको बेसिकली दो चीज के बीच में डिफरेंस बता रहा है कि ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग के बीच में। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स। 120 शब्दों के अंदर आपको अपना एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। असेसिंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ। दोनों के बेनिफिट्स भी बताने हैं, ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। बाय सेलेक्टिंग फीचर्स दैट सपोर्ट योर एनालिसिस। क्या सेलेक्ट करते हुए? जो आपके एनालिसिस को सपोर्ट करे, ऐसे फीचर्स बताते हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे डेटा। ई लर्निंग में क्या है? एक्सेसिबल एनी टाइम, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है ये क्लास जो है वो अभी आपने देखी, अब आपको कल देखनी है, आप वापस से देख सकते हो। बट स्कूल के अंदर अगर एक क्लास लग गई तो वापस से तो नहीं मिलती है वो। एनीवेयर, लर्न एट योर ओन पेस, आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। नो ट्रैवल कॉस्ट, सेव्स टाइम, ट्रैवल कॉस्ट नहीं लगता है, समय बचता है, फ्री में आपको एजुकेशन मिल रहा है। एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूल, और आप कभी भी जब आप कंफर्टेबल हो, जब भी आप जहां पर भी हो वहीं से आप पढ़ सकते हो। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इट्स लाइक योर क्लासरूम इज इन योर पॉकेट, राइट। वहीं पर क्लासरूम लर्निंग की अगर हम बात करें तो सेम प्लेस सेम टाइम है। केटर्स टू नीड्स ऑफ द होल क्लास। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है। तो ये दोनों चीजें दिखाई गई है। आइए देखते हैं। इन रीसेंट ईयर्स learning has moved beyond the traditional classroom, making both e-learning and classroom learning important modes of education। तो भाई recent years में क्या हुआ कि learning जो है वो भाई क्लासरूम से, ये स्टार्टिंग वाला ही पार्ट है, यहां से उठाकर लिखा है कि in past few years, in recent years। समझ रहे हो बात को? क्या चेंजेस हैं? Learning has moved beyond the traditional classroom, making both e-learning and classroom learning important modes of education। वही चीज लिखी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज टेकन अ लीप एंड गॉन बियॉन्ड। बस टेकन अ लीप को हमने लिख दिया हैज मूव्ड बियॉन्ड, है ना। ई लर्निंग ऑफर्स एक्सेसिबिलिटी। अब जो हमें दिया हुआ है वो हम एज इट इज की एक्सेसिबिलिटी देती है हमें, एनी टाइम एंड एनीवेयर, अलाउिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस, जिससे बच्चे क्या करते हैं अपने खुद के पेस पे, स्पीड पे पढ़ सकते हैं। इट ऑल्सो सेव्स ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। ये ट्रैवल कॉस्ट भी हमारा सेव करता है, हमारा टाइम भी सेव करता है। मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर मेनी लर्नर्स, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि भाई इससे क्या होता है, फिर लर्नर्स के लिए ये चीज कन्वीनियंट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्लासरूम लर्निंग रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू बी इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम लर्निंग क्या बोलता है कि स्टूडेंट्स को सेम प्लेस रहना पड़ता है, सेम टाइम पर रहना पड़ता है, टाइम का आपके पास कन्वीनियंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, यस, इट केटर्स टू द नीड्स ऑफ एंटायर क्लास एंड अलाउज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड peers, which can be motivating। तो ये मोटिवेटिंग हो सकता है, आपके टीचर्स आपके सामने होते हैं, आपके भाई लोग, आपके दोस्त यार साथ होते हैं, so it motivates you basically। However, it involves transportation costs and can be time consuming। और ये क्या हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। अब जैसे मैं घर से काम करती हूँ तो मुझे आना जाना नहीं पड़ता है कहीं पे भी, है ना, मैं कभी भी अपना क्लास रिकॉर्ड कर सकती हूँ।
अदरवाइज मुझे सुबह उठना पड़ता, तैयार होना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता, 2 घंटे के जाम से निकलकर, और शाम को 2 घंटे, तो 4 घंटे मेरा ट्रैवलिंग में जाता है, उसमें मेरा 10-15 हज़ार का पेट्रोल जाता है ना. सो ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम, एनर्जी, मनी, सो मेनी थिंग्स. Both methods have their benefits, but combining them can provide the flexibility of e-learning with the personal touch of classroom learning. आ गया समझ में? पढ़ी पल्ले बात या नहीं? अभी भी दिमाग नहीं लग पा रहा है, अभी भी नहीं लिख पाओगे? मुझे बस कमेंट सेक्शन में डाल देना. जो एक भी तुमको दिक्कत आ रही है, बस एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करना है तुमको, बाद में नहीं आएगी दिक्कत. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. रीड द गिवन डिटेल्स ऑफ अ कंप्यूटर. अभी हमें कंप्यूटर का पूरा डिटेल दिया है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स लाइफ इजी एंड सिंपल. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑल फील्ड्स, एजुकेशन, मेडिसिन, कॉमर्स, एंटरटेनमेंट. फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस. अभी कितना इजी क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये, मतलब 2000 पुराना होगा. एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट. अभी इतना इजी नहीं आएगा, ये बात बता देती हूं कि अभी जो है इतना इजी नहीं आएगा. बच गए. कैमरा का बैटरी जाने वाला था, थैंक गॉड. बहुत सी बार ऐसा हो जाता है, कैमरा बंद हो गया, क्लास ही बंद हो गया, बीच में सारा खराब हो जाता है. सो एनालाइज द डिटेल्स एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज वर्ल्ड. आज के टाइम में लिख देते हैं, बहुत बढ़िया. ये तो आप इजीली लिख दोगे, मुझे नहीं लगता है बार बार पीछे जाने की भी जरूरत है. कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली. कि भाई एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है और प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को क्विकली एंड एक्यूरेटली. इट मेक्स लाइफ इजी एंड सिंपल. ये हमारी लाइफ को इजी बनाता है, सिंपल बनाता है. बाय हेल्पिंग अस कंप्लीट टास्क्स एफिशिएंटली. कैसे? मदद करके हमारे टास्क को इजी करके एफिशिएंटली हम कर पाते हैं काम. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज नाउ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो अब ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के अंदर यूज हो रही है, इंक्लूडिंग एजुकेशन, मेडिसिन, कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट, सभी चीजों में. मेकिंग इट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ. क्या होता है उससे? ये हमारी मॉडर्न लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई है. सो इन एजुकेशन में कंप्यूटर्स प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज. कंप्यूटर जो है वो हमें एक्सेस देता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन का, है ना, एंड ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज का. इन मेडिसिन में दे हेल्प इन डायग्नोसिस एंड रिसर्च. डायग्नोसिस में हेल्प करता है, रिसर्च में हेल्प करता है. इन कॉमर्स दे मेक ट्रांजैक्शंस एंड डेटा मैनेजमेंट इजियर. और ये कॉमर्स के अंदर क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को और डेटा मैनेजमेंट को आसान करता है. वाइल इन एंटरटेनमेंट, जबकि एंटरटेनमेंट में दे ऑफर गेम्स, म्यूजिक एंड वीडियोस. वो क्या ऑफर करता है? गेम्स, म्यूजिक और वीडियोस ऑफर करता है. सो अ कंप्यूटर टिपिकली हैज अ मॉनिटर. एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है एंड माउस होता है. सारा हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया. विद इट्स ओन फंक्शन. ओवरऑल कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन टुडेज वर्ल्ड. की कंप्यूटर जो है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम में. बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस. क्या इंप्रूव करके? प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस इंप्रूव करके. ठीक बात, आया समझ में? लिख सकते हो. अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है आपको, देखोगे जाके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. वेदांतु सीबीएसई 10th का है और उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे तुमको सारी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए. नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू जस्ट रीड द क्वेश्चन. खुद से एक बार रीड करो प्लीज, जल्दी से रीड करो खुद से. आई विल नॉट डू दैट, तुम रीड करो. कर लिया? क्या है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट. आपने एक चीज देखा, इंटरनेट से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, साइबर बुलिंग वगैरह, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस है. तो ये वाला एक टॉपिक ऐसा है जो आपको करना ही करना है प्रिपेयर.
ठीक है ना, ये आपको करना ही करना है प्रिपेयर। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट इन एवरीडे लाइफ आर न्यूमरस, कि जो फायदे हैं, जो नुकसान हैं इंटरनेट यूज करने के एवरीडे लाइफ में, वो बहुत सारे हैं। द इंटरनेट इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। इंटरनेट क्या है? एक डबल एज स्वॉर्ड है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो जो भी नीचे टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है उससे रिलेटेड हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है ऑन द टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। किस टॉपिक पर? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर इंटरनेट की। तो प्रॉज क्या है? कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्पीड एंड वर्सेटाइल वर्किंग, लर्निंग रीडिफाइंड, ट्रांसफर ऑफ डेटा। नेक्स्ट है कॉन्स क्या है? डेटा सिक्योरिटी, सोशल आइसोलेशन, एडिक्शन टुवर्ड्स इट, प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट। ठीक है, ये क्या है? प्रॉज है और कॉन्स है। आइए लिखते हैं सबसे पहले, द इंटरनेट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। कि इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भाई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। ठीक है ना, यही हमने डाल दिया कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डाल दिया, प्रोज एंड कॉन्स है इंटरनेट यूज करने के। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अलाउज फास्ट कम्युनिकेशन। अब ये क्या करता है? ये जो लोग हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है एंड फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ करता है विद हाई स्पीड एंड वर्सेटाइल वर्किंग। हाई स्पीड और वर्सेटाइल वर्किंग से इट हैज मेड लर्निंग इजियर बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एनी टाइम। क्या कर दिया है इसने? लर्निंग को इजियर बना दिया है। क्या प्रोवाइड करके? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एनी टाइम, कि कहीं पर भी कभी भी आपको इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस हो जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्विक ट्रांसफर ऑफ डेटा, है ना, आपको चाहिए 10 भाई तूने जो फोटो खींची थी फटाफट से भेज दे, आ गया। मेकिंग वर्क एंड स्टडीज मोर एफिशिएंट, भाई पीडीएफ भेजियो वो कल वाली क्लास का, सेम चीज है, स्टडीज को भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। हाउएवर द इंटरनेट हैज इट्स डिसएडवांटेजेस टू। अभी ये जो इंटरनेट है इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रॉब्लम्स लाइक डेटा सिक्योरिटी पुट पर्सनल इंफॉर्मेशन एट रिस्क। कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे डेटा सिक्योरिटी जैसी प्रॉब्लम्स, ये कहीं ना कहीं पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिस्क पर डाल देती है। आजकल आप देखेंगे जेमिनाई या ये अपना जो बीच में गिबली करके कुछ ट्रेंड चला था, सो पीपल अपलोडेड देयर पर्सनल फोटोज, है ना, ऑन एआई, और वहां पर उन्होंने उसको कुछ कुछ बनाकर दे दिया। देन पीपल वर सो हैप्पी, दे आर पोस्टिंग दोज फोटोज एंड वीडियोज ऑन इंटरनेट। अभी क्या होता है, इन लोगों की कुछ सिक्योरिटी ऐसी होती है ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती है दैट इफ यू आर अपलोडिंग योर फोटो, है ना, इफ यू आर गिविंग एक्सेस टू योर लाइब्रेरी, योर फोटो लाइब्रेरी, आप क्या कर रहे हो? उनको डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हो अपने कैमरा का, आप उनको डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हो अपने फोटो गैलरी का, और आपने जो फोटो खुद की मर्जी से अपलोड किया है, देन आपने उनको कहीं ना कहीं, उनके डेटा टर्म्स कंडीशंस में होता है कि वो उन फोटोज को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली यूज योर पिक्चर्स, बुरे मतलब गलत से गलत तरीके से आपके पिक्चर्स को यूज किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ध्यान रखिए, थोड़ी सी देर के लाइक्स और व्यूज के लिए और थोड़ी सी देर की खुशी के लिए आई डोंट थिंक कि हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, है ना। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने खुद वो गिबली वाला जब चला था तब डाला, बट उसके बाद जब पढ़ा इसके बारे में, जब टर्म्स एंड कंडीशंस पता चले, आई थॉट कि ओ माय गॉड, इट्स लाइक इट्स डेंजरस, राइट। सो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन कॉज सोशल आइसोलेशन एज पीपल इंटरैक्ट लेस इन पर्सन। ये क्या कर सकता है? सोशल इंटरैक्शन जो है, सोशल आइसोलेशन जो है वो कॉज कर सकता है। यस, सो मेनी यूजर्स ऑल्सो बिकम अडिक्टेड टू इट। बहुत सारे यूजर्स जो हैं अडिक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके, अफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी। अब मैं पढ़ने बैठी और मैं सोशल मीडिया खोलकर बैठ गई, मुझे लगा था कि इट्स जस्ट फॉर 5 मिनट्स, बट इवेंचुअली आई रियलाइज दैट मैंने 20 मिनट्स, हाफ एन आवर कैसे ख़त्म कर दिए। Moreover, plagiarism and copyright violations have increased. Plagiarism बढ़ गया है, copyright violations हो गए हैं,
Therefore, the internet should be used wisely to enjoy its benefits while avoiding its harmful effects. तो इसीलिए इंटरनेट को वाइजली यूज करना चाहिए और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स टुडे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग इन स्कूल. सी, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, इंटरनेट, ई लर्निंग पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स टुडे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग इन स्कूल्स which is affecting the mental health of students, जिससे क्या हो रहा है, बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है काफी खराब हो रही है. राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 120 वर्ड्स. आपको 120 शब्दों में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है ऑन दी प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज ऑफ साइबर क्राइम्स. किस पर? जो प्रॉब्लम्स हैं और उनके कारण जो है साइबर क्राइम के, उसके ऊपर. मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द इंटेंशन टू ट्रबल अदर्स. पहला क्या है कि मिसयूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरे लोगों को परेशान खराब करने के लिए. इट कम्स इन वेरियस फॉर्म्स, हैकिंग, नेगेटिव कमेंट्स, स्प्रेडिंग रूमर्स. इंपैक्ट क्या हो सकता है? स्पॉइल्स इमेज, कॉजेज सेल्फ डाउट, रिजल्ट्स इन इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस. लास्ट है कॉजेज. सो डिजायर ऑफ पावर, सीकिंग एंटरटेनमेंट, एस्केपिज्म, इनएडिक्वेट रेगुलेशंस. आया समझ में? आ गया. सारा चीज उठा के लिख पाओगे? अब बताओ यार, तुम्हें बताना पड़ेगा कि यस मैम हम लिख पाएंगे, नो मैम नहीं लिख पाएंगे. बोलोगे तभी तो समझ में आएगा मुझे कि कर पाओगे या नहीं. चलिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन जो है वो बता देते हैं कि साइबर क्राइम एंड साइबर बुलिंग हैव बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स टुडे. यही हमारी पहली लाइन थी. इन स्कूल्स विच इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गया है. दे इन्वॉल्व द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ट्रबल अदर्स. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जाता है दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए. साइबर क्राइम्स अपीयर इन मेनी फॉर्म्स. साइबर क्राइम जो है बहुत सारे तरीके से काम करता है. सच एज हैकिंग अकाउंट हैक कर लेते हैं, पैसे सारे के सारे चुरा लेते हैं, या आपका अकाउंट हैक करके कुछ भी गलत पोस्ट कर देते हैं. पोस्टिंग नेगेटिव कमेंट्स पोस्ट करते हैं. स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स या फॉल्स रूमर्स स्प्रेड करते हैं. सो दीज एक्ट्स कैन स्पॉइल अ पर्सन्स इमेज. और ये सभी एक्ट किसी भी एक इंसान का इमेज स्पॉइल कर सकता है एंड कॉज डीप इमोशनल हार्म, और किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान या नुकसान पहुंचा सकता है. सो विक्टिम्स ऑफन फेस सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटीज एंड लो कॉन्फिडेंस. सो देखा हमने, विक्टिम्स जो होते हैं उनका इमेज स्पॉइल हो जाता है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है एंड एवरीथिंग. सो लो कॉन्फिडेंस विच बैडली इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ. तो द मेन कॉजेज ऑफ सच क्राइम्स इंक्लूड द डिजायर फॉर पावर, है ना, नंबर 1, सीकिंग एंटरटेनमेंट, escaping real life problems and lack of strict laws. So since technology is widely available, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी widely available है, misuse has become easier. तो misuse क्या हो गया है? काफी आसान हो गया है. It is important to create awareness, make rules stronger and encourage responsible online behavior to protect students from such harmful activities. So ये important है कि हम awareness लाएं, हम कुछ रूल्स बनाएं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं एंड एनकरेज करें रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, राइट, ताकि हम स्टूडेंट्स को ऐसे हार्मफुल एक्टिविटीज से बचा सकें. आ गया समझ में? दिमाग में पड़ा कुछ? अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है? बताइए. अगर आप चाहते हैं तो हम कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब मैं आपको 2 और क्वेश्चंस बताऊंगी. ये हमने टेबल वाले टाइप के कर लिए हैं, है ना. अब हम 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्राफ वाले भी कर लेते हैं. 2 क्वेश्चंस मैं आपको ग्राफ वाले करवाती हूँ अभी, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए यार बढ़िया तरीके से, कोई भी ऐसा चीज ना रह जाए हमें ना आता हो, हम ना कर पाए, ठीक है. सो देखो, एक ये मेन चीज है कि कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है. रेपिटेशन जो है वो हमें अवॉइड करना है. कन्वे आइडियाज कन्विंसिंगली यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर द आइडियाज लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली, ठीक है. अभी हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं. ये रहा, ध्यान से देखना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. The graph below shows population figures for India and China. अभी जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है ना, this is the graph
और ये ग्राफ शो करता है पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना 2000 से लेकर 2050 तक। अगर आपको कलर नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर लगा देती हूं यहां पर ताकि वो आपको विजिबल हो। ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बना देती हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये क्वेश्चन अभी देखना आप कितने बढ़िया तरीके से आप इसको लिख पाओगे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में, अब आपको दिख रहा होगा राइट? यस, अब दिख रहा है। इस ब्लू को भी थोड़ा सा और डार्क ब्लू कर देते हैं, ये लो। इज दिस विजिबल नाउ? ओ नहीं नहीं नहीं, ये ना वो कुछ कुछ हो जाता है, मतलब ये जो मेरा लाइटनिंग का है या कैमरा का कुछ कुछ सेटिंग्स है जिसकी वजह से वाइट पे कंटेंट नहीं दिखता है। ठीक है, यस दिस इज विजिबल नाउ। ठीक है, मैं इसको बना देती हूँ, आपको दिखना जरूरी है भाई, दिखेगा नहीं तो फिर कैसे आप समझोगे। ठीक है, दोनों लाइंस अच्छे से दिख रही हैं। ये वाले नंबर्स तो दिख ही रहे होंगे, ये है 1.7, ये है 1.6, दिख रहा है ना, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.0 और ये जो नीचे लिखा हुआ है 2000, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है ना, ये है बिलियंस। ठीक है, ये वाला जो कलर है, जो ब्लू था वो है इंडिया, और जो ब्लैक है, वो है चाइना। अब तो क्लियर दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जो ब्लू है, ठीक है, वो है इंडिया, और डेटा है पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना 2000 से लेकर 2050 तक। सो दिस इज बेसिकली एक ग्राफ आपको दिया है। ठीक है, इज इट विजिबल नाउ? ये वाली लाइन ऐसे करके पूरा ग्राफ दिया है, वापस ही बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। मुझे पता था ये वाइट पे थोड़ा सा नहीं दिखता है। ठीक है, हाँ चलो, now I think it's quite visible and all of you can see. Let me see. बहुत ही बढ़िया, उम्दा। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका पूरा ग्राफ है। अब क्या दिया हुआ है बेटा? पॉपुलेशन इसके अंदर दिया, तो ये बोल रहा है कि ग्राफ बिलो शोज पॉपुलेशन फिगर्स फॉर इंडिया एंड चाइना सिंस द ईयर 2000 एंड प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई है 2050 तक की। एक पैराग्राफ लिखना है, हमें डेटा को एनालाइज करना है, मेन फीचर्स बताने हैं, कंपैरिजन बताने हैं जहां पर रेलेवेंट हो। तो हम शुरुआत करेंगे, पहले तो बताएंगे हम कि किस चीज के बारे में है। तो हमने लिखा द ग्राफ shows how the population of India and China have changed since 2000 and how they will change in the future, कि कैसे बदला है और आगे फ्यूचर में कैसे बदलेगा 2050 तक। अब हमने शुरुआत किया लिखने से, इन 2000 there were more people living in China than in India। स्टार्टिंग की कंपैरिजन से की कि 2000 में ज्यादा लोग थे जो कहां रह रहे थे, इंडिया के अंदर रह रहे थे, देन चाइना। क्या ऐसा है? चाइना के अंदर रह रहे थे, सॉरी, देन इंडिया। तो चाइना का पॉपुलेशन 1.25 था अराउंड, और इंडिया का 1 बिलियन था। तो यही हमने लिखा कि भाई मोर पीपल लिविंग इन चाइना, ज्यादा लोग चाइना में रह रहे थे इंडिया के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ चाइनीज वाज 1.25 बिलियन, डाल दिया हमने, while India's population is was about 1 billion। आ गया। अब आगे
बिटवीन 2010, अगला लिखेंगे 2000 से 2010 के बीच में अभी क्या डिफरेंस आया। देखो 2000 से 2010 के बीच में देयर हैज बीन 0.2 बिलियन राइज इन द नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन, कि इंडियन सिटीजन जो है वो 0.2 बिलियन बढ़े। ओवर द सेम पीरियड चाइनाज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 0.1। तो हमने बताया कि 2000 से 2010 में ये तो इतना बढ़ा और ये वाला जो है चाइना का ग्राफ जो है वो यहां पर आया है ना। तो इनमें कंपैरेटिवली 1.25 से 1.3 उसका डिफरेंस निकाल लो और आप बताओ कि यार इससे ना मतलब 0.2 बिलियन इसमें बढ़ा और उसमें 0.1 बढ़ा, टू रीच ओवरऑल 1.35 बिलियन। आगे, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के अनुसार द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंक्रीज मोर क्विकली देन इन चाइना। पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है चाइना के कंपैरिजन में। एंड एक्सपर्ट्स से दैट, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक बोथ कंट्रीज विल हैव द सेम पॉपुलेशन। अब मैंने बताया था कि यहां पर जो ये पॉइंट आ जाता है इसके बारे में मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना, कि कंपैरेटिवली जो ग्रोथ हो रहा है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इंडिया के पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है, जबकि चाइना का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट बताना है जहां पर ऑटोमेटिकली चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन सेम हुआ, किस ईयर के अंदर हुआ, ठीक है ना, और कितना हुआ। ठीक है, यही चीज हम लिखेंगे कि भाई 2030 तक बोथ कंट्रीज विल हैव द सेम पॉपुलेशन ऑफ 1.45 बिलियन। आफ्टर दिस China's population is likely to fall slightly to 1.4 बिलियन in 2050। अब चाइना का जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक हम देख रहे हैं कि नीचे गिर रहा है, वहीं पर इंडियाज पॉपुलेशन विल प्रोबेबली इंक्रीज। इंडिया का पॉपुलेशन हो सकता है बढ़े, विल प्रोबेबली इंक्रीज एंड रीच 1.6 बिलियन और 1.6 बिलियन तक पहुंच जाए। राइट, ये फ्यूचर की बात है तो विल आ गया है, ये बात ध्यान रखना। राइट, सो दस ओवर द 50 ईयर पीरियड, और इसीलिए 50 साल का ये जो पीरियड है, इंडिया इज गोइंग टू एक्सपीरियंस स्टेडी ग्रोथ। भारत के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ है इन पॉपुलेशन में, ठीक है, और ये चाइना को ओवरटेक कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड चाइनाज पॉपुलेशन विल पीक इन 2030, जबकि दूसरी तरफ चाइना का पॉपुलेशन 2030 में पीक जाएगा बट उसके बाद ग्रेजुअली नीचे गिर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बताओ, कुछ ऐसा था जो तुम्हें लगा कि हाय हाय ये तो बहुत ही भयंकर था, हम नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे उसको, है ना? हाँ या ना? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, पैराग्राफ 2 बिलो। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने सारा डेटा बताया है बट हमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट वाला जो चीज है ना वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। इफ वी आर नॉट कंपेयरिंग, अगर हम कॉन्ट्रास्ट शो नहीं कर रहे हैं तो एनालिटिकल पैराग्राफ का कोई फायदा नहीं है। डेटा तो प्रोवाइड करना ही है बट आपका डेटा ऐसा होना चाहिए कि कोई एक इंसान अगर नहीं देखा है उस ग्राफ को तो वो आपका पैराग्राफ पढ़ के समझ जाए सारा चीज। आगे बढ़ते हैं। बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट्स। दिया हुआ है क्या दिखाते हुए, बर्थ और डेथ रेट्स इन अ कंट्री, एक कंट्री में फ्रॉम 1901 टू 2101, 1901 से लेके 2101 तक। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड। अब कुछ नहीं बोला इसमें, एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो 100 से 120 वर्ड्स के अंदर, सीधा, बस इतनी सी बात उसने बोली है। तो देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त सा ग्राफ है। ये ब्लैक वाला तो आप लोगों को दिख रहा होगा, दूसरे वाले को मैं ब्लू कर देती हूं या रेड कर देती हूं, सो दैट, इज इट विजिबल? रेड इज विजिबल, रेड इज विजिबल। ठीक, यहां पर जो दिया हुआ है बेटा, ये दिया है डेथ, ठीक है। यहां ये जो दिया है बेटा, ये दिया है बर्थ, ठीक है, और प्रॉपर लाइंस बनाई हुई है, ये भी तुम्हारे लिए बना देते हैं भाई। तुमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें मैडम कुछ दिख नहीं रहा है, सब दिखेगा तुमको। ये व्हाइट के साथ थोड़ा सा होता ही है भाई प्रॉब्लम।
ब्लैक वाला लाइन तो दिख रहा है ना, जो ऊपर ग्राफ का बर्थ वाला लाइन है, ठीक है। अब क्या है इधर, बर्थ एंड डेथ्स, ठीक है, ये थाउजेंड्स में, 10,000, 20, 30, 40, 50, 70, और यहां पर है ईयर 1901, 21, 41, 61, 81। आप देख लो पूरा ईयर हमें यहां पर दिया हुआ है, तो 20-20 साल के गैप पे हमें दिया हुआ है। अब वही चीज है, जैसा हमने उसके अंदर किया था वैसा ही हम इसके अंदर करेंगे। गो थ्रू दी ग्राफ एंड जस्ट एनालाइज इट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस ग्राफ को अच्छे से देखो और थोड़ा सा एनालाइज करो। अच्छे से देखो और एनालाइज करो। लास्ट क्वेश्चन है, ये तो खुद से करोगे, बाकी तो हमने करा दिया है ना, कि क्या क्या लिख सकते हो। सारा डेटा अच्छे से देख लो। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, ओके। आप देखो कि 1901 के अंदर क्या दिया हुआ है डेटा, है ना भाई। डेथ वाला जो ग्राफ है वो कहां से शुरू हो रहा है, बर्थ वाला जो ग्राफ है वो क्या था। तो हर एक ईयर का हमें बताना है कि हमने देखा कि भाई जो 1901 में है वो नंबर क्या है डेथ का, और बर्थ का नंबर 20,000 के अराउंड है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक इंक्रीज आया है ना, 1921 के अराउंड एक हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज आया, और उसी के अराउंड हल्का सा डेथ में डिक्रीज आया, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जो डेथ रेट है वो ग्रेजुअली बढ़ा, कब तक, 2001 तक, ठीक है, 2001 तक वो ग्रेजुअली बढ़ा। वहीं पर हमने देखा कि बर्थ रेट के अंदर सडनली एक पीक आया। सडनली बर्थ रेट जो है वो 1921 के बाद, मतलब लगभग 1931 में वो एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, और वो सीधा 28,000 के अराउंड से सीधा 40 पहुंचा, है ना। फिर 40 के बाद एकदम से गिरा, फिर सीधा 50 पहुंचा, और उसके बाद अगेन एक बहुत लंबा जंप उसने लगाया, 60,000 प्लस बर्थ रेट पहुंच गया। वहीं पर अगर हम डेथ रेट देखें तो वो ग्रेजुअली ऐसे ही चल रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रेजुअल 1961 के बाद बर्थ रेट में थोड़ा सा डिक्लाइन आने लगा, और 1981 में वो 50,000 पहुंच गया। मेरे साथ साथ चल रहे हो ना, बिल्कुल। उसके बाद फिर से एक छलांग लगाई उसने, और इन सब चीजों के दौरान डेथ रेट लगातार वैसा ही चल रहा था। अब एक पॉइंट आया जहां पर आकर बर्थ रेट और डेथ रेट सेम हो गए। कौन से वाले ईयर में दिख रहे हैं वो, जल्दी से देखते चलो, कौन से वाले ईयर में दिख रहे हैं बेटा, अराउंड 1931 वाले में या 41 वाले में। उसके बाद डेथ रेट तो बढ़ गया और बर्थ रेट गिर गया। यही है हमारा पूरा डेटा, बता, यही था हमारा पूरा डेटा, हमने देख लिया अच्छे से। अब हम इसे लिखते हैं। द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग, अरे यार, The graph shows birth and death rates starting from 1901 till 2101. भाई यहां तक का वो दिखा रहा है। Since 1901 the birth rate has remained. अब 1901 से जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा रहा until 2041 तक। 2041 तक हम देख सकते हैं कि जो बर्थ रेट था वो डेथ रेट से ज्यादा रहा, हमेशा ज्यादा रहा, है ना। बर्थ रेट वॉज 20,000 इन 1901, 20,000 था 1901 में, वहीं पर एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, और फिर इसने ग्रेजुअली बढ़ना शुरू किया। फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद हमने डाला कि 1961 में बर्थ रेट जो है वो काफी बार फ्लक्चुएट हुआ, है ना। यस, बिटवीन
50,000 एंड 60,000 के बीच में. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग ईयर्स रीचिंग अप्रोक्सीमेटली, अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिक्लाइन होगा लगभग 42,000 से बाय 2101. ठीक है, ठीक है. On the other hand, the death rate stood at around 10,000 in 1901 and then has increased steadily, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके बढ़ा. It is expected to rise strikingly from 2021 before leveling off to approximately 60,000 between 2061 and 2081. The graph indicates a slight decline in deaths. ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? एक डिक्लाइन डेथ के अंदर इन द ईयर 2101. द ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यू 1961 एंड 2001. तो ये सब वही है 1961 से 2001 तक, है ना, आपको दिखाया जा रहा है. कहां गए? यस. सो ग्राफ शोज द ह्यूज गैप, एक बहुत बड़ा गैप है बर्थ रेट और डेथ रेट में 1961 से 2001 तक. है क्या इन दोनों के बीच में, इन ईयर्स में एक बहुत बड़ा, बिल्कुल है. ये देखो कितना बड़ा गैप है ना, बिल्कुल है. बढ़िया. सो हाउएवर दिस गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द लेटर ईयर्स, और अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो गैप है, ये आने वाले ईयर्स में कम हो जाएगा ओवरऑल एज अपोज्ड टू द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स. और इसीलिए अभी जो प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं उसके अपोज में द डेथ रेट विल बी मोर देन द बर्थ रेट इन द लेटर हाफ ऑफ द 21st सेंचुरीज. कि क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा कि डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएंगे और बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएंगे. पहले 10-10 बच्चे करते थे लोग, मुझे लगता है अब एक-एक पे आ गए, है ना. तो अच्छी बात है, इतना पॉपुलेशन का क्या ही किया जाएगा. ठीक है, चलिए. सो ये थी हमारी आज की क्लास. अभी एक चीज है, ठीक है, अभी सुनो मेरी बात. मैं चाहती हूं आप लोग ना एक बार सारा का सारा स्टार्टिंग से अभी तक का जितना भी है ना उसका यार आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. पहले इसका लेना स्टार्ट करो स्क्रीनशॉट. हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पीडीएफ नहीं मिलता है. सो यहां से इसमें पूरा डिटेल में भी चीजें लिखा हुआ है. ठीक है, तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए वो क्लास से जा सकते हैं. जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट चाहिए वो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए. 1 2 3 4, हर एक टाइप के लिए यहां पर लिखा हुआ है. 5 6 7. See, read the data carefully, understand the topic. It should be brief and comprehensive. There is no need of a title because purpose is analysis, not publication. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये काफी बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम टाइटल लिखना जरूरी है क्या? तो नहीं बेटा जी, टाइटल लिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो. आगे बढ़ते हैं, चलो. गिव अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. केयरफुली स्टडी द ट्रेंड्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट है ये, देन ये. और आज पता है क्या करना, अभी ये जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो इस क्लास के बाद जाकर एक बार तसल्ली से ये ग्राफ वाला ही खुद से लिख के देखना. ठीक है, ये लो, ये पूरा फॉर्मेट है. इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आएगा, 1 से 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, ग्राफ, टेबल, क्यू, डेटा जो भी दिया है, फिर बॉडी आ जाती है. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है. जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये ग्राफ का भी फोटो ले लो, घर पे जाके एग्जैक्ट खुद से देखो. जरूरी नहीं है जैसा मैंने लिखा है वैसा तुम लिखो, तुम्हारा अलग तरीके का एनालिसिस हो सकता है. ठीक है, सो यू आर कंप्लीटली फ्री. आप अपने, बट होना वही चाहिए जो दिया हुआ है. खुद का एनालिसिस मत बनाकर लिख देना. नाउ दिस वन, अभी पुराने वाले का भी दूंगी मैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको. ठीक है, ये फिर दूसरा आ गया ग्राफ वाला, ये यहां से यहां तक, ये वाला, ये वाला और ये. अब रुक जाओ, मैं आपको दूसरा वाला भी देती हूं, 1 सेकेंड. छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे. लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास जो कि था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर। एग्जाम के अंदर 2 से 3 बातें हैं जो ऑब्वियसली आप लोगों को याद रखनी है। कभी भी आप कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हो तो पॉइंट नंबर 1 बताया था, पहले अपना जो भी डेटा है जो तुमको उससे जैसे अभी मैंने तुम्हें ग्राफ वाला पढ़ाया ना, तो ग्राफ वाले से मैंने तुमको क्या बताया, ग्राफ वाले से मैंने सीधा सीधा तुमको बोला कि यार देखो तुमको क्या करना है, पहले ना इस पूरे ग्राफ को बैठ के तसल्ली से देख लो। राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी। मैंने तुमको कंप्लेंट लेटर पढ़ाया, मैंने उसमें फिक्स्ड लाइंस बता दी। मैंने तुमको लेटर टू एडिटर बताया, मैंने उसमें फिक्स्ड लाइंस बता दी। 5 से 7 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं लिखने में, मात्र 5 से 7 मिनट। प्रैक्टिस ऐसी करो कि एग्जाम में हार्डली 10 मिनट भी लग जाए तो बहुत है, पर प्रैक्टिस ऐसी करो कि एग्जाम से पहले जो टेस्ट दे रहे हो, जो भी तैयारी कर रहे हो लिखने की, टाइमर लगा के अपनी तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि अनसीन पैसेज लेकर बैठ गए तो मैंने अब 1-1.5 घंटे में अनसीन पैसेज करा आराम से। मैं आज एनालिटिकल पैराग्राफ लेके बैठा हूं, मैं 45 मिनट्स में लिख रहा हूं, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर ऐसी तो प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लो, उसको वैसे भी आप कुछ नहीं कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप लोग हमेशा जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिख के देख रहे हो या कुछ भी लिख के देख रहे हो, तो उसके अंदर आप ये देखो कि मैं कितनी देर में अपना पैराग्राफ लिख पा रहा हूं। और मैंने आपको नंबर ऑफ लाइंस तो ऑब्वियसली बता ही दिए हैं। पता है सब लोगों को नंबर ऑफ लाइंस कितने लिखने हैं? बढ़िया तरीके से पता है, 12 से 14 लाइंस तक का तो लिखना ही लिखना है, एक्सीड हमको नहीं करना। ठीक है, और अब मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ कुछ आपके चैप्टर्स के 1 शॉट डाले हैं। ठीक है, चैप्टर इन 10 मिनट्स, चैप्टर इन 8 मिनट्स, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं छोटे छोटे ड्यूरेशंस में, जो आप इजीली अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। उस चैप्टर के सारे आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वर्ड टू वर्ड, उसके की वर्ड्स, की फ्रेजेस, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी टर्निंग पॉइंट्स हैं, हमने सब कुछ वहां मेंशन किया है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन वाले वीडियोस को भी जरूर देख रहे हैं, चैप्टर इन 10 मिनट्स वाले वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का क्लास बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, आपने सारे स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक डाला है, जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आप इसको स्कैन भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री मिल जाता है। अब आपको एक चीज करनी है, वो है MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। आप अभी के अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रजिस्ट्रेशन लिंक डाला है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था बच्चा पार्टी हमारा आज का क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, मन कर रहा 2-3 और पैराग्राफ करवा दूं, बट अभी आई एम आउट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स। बाय बाय, टेक केयर।